नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं कपिल दुबे और केडी क्लासेस की भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन भारत के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे ताम्र पाषाण काल का। तो अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है, एमपीपीएससी की परीक्षा होती है, उसमें मेंस के एग्ज़ाम में लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है और जिस तरीके से हमने दूसरे चैप्टर्स का अध्ययन किया है कि उसे हम टुकड़ों में विभाजित करके पढ़े हैं, इसी प्रकार हम ताम्र पाषाण काल को भी कुछ भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ताम्र पाषाण काल क्या है, उसके बाद जानेंगे कि इस काल की क्या विशेषताएं थी और फिर इस काल के दौरान कौन कौन सी संस्कृतियां प्रकाश में आई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ताम्र पाषाण काल। तो सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं कि आखिर ताम्र पाषाण का मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो शब्द है ताम्र पाषाण, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ताम्र धन पाषाण। ठीक है, तो ताम्र का मतलब होता है तावा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह काल जिस काल के दौरान मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे की धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया, वह काल कौन सा कहलाया? ताम्र पाषाण काल कहलाया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, वह काल जिसमें मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे का उपयोग प्रारंभ किया, वह काल ताम्र पाषाण काल कहलाया। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसकी परिभाषा। दूसरी चीज, इसी कारण इसे कॉपर एज भी कह दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? कॉपर एज। साथ ही साथ इसका एक और नाम है चाल्कोलिथिक एज। तो जिस प्रकार हमने ताम्र पाषाण को तोड़ा था, उसी प्रकार अगर हम चाल्कोलिथिक को तोड़ें तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है चाल्को धन लिथिक। चाल्को का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। यानी वह काल जिस काल के दौरान मनुष्य ने कॉपर और स्टोन दोनों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, वह काल कहलाएगा ताम्र पाषाण काल। तो अगर कभी लिखा आ जाए कि वह काल कौन सा है जिसे चाल्कोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा आ जाएगा? ताम्र पाषाण काल। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि मनुष्य के द्वारा औजार बनाने में प्रयुक्त की गई पहली धातु कौन सी थी? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मानव द्वारा औजार बनाने में प्रयुक्त की गई पहली धातु तांबा थी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा गया है कि वह कौन सी धातु थी जिसका सर्वप्रथम मनुष्य ने औजार बनाने में उपयोग किया, तो वो कौन सी धातु थी? तांबा या कॉपर। अब दूसरी चीज ये पूछ लिया जाता है कि ताम्र संचय के जो साक्ष्य हैं वो सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए? तो ताम्र संचय के सर्वप्रथम साक्ष्य 1822 में कानपुर उत्तर प्रदेश में पास में एक स्थान है बिठुर। तो बिठुर नामक स्थान से सबसे पहले ताम्र संचय के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ये फैक्चुअल नॉलेज जो है मैं आपको दे रहा हूँ ताकि जो फैक्चुअल वाले प्रश्न है वो आप पे बन जाए। तो ताम्र संचय के सर्वप्रथम साक्ष्य 1822 में कानपुर के पास बिठुर नामक स्थान से प्राप्त हुए। अब यहीं से पूछ लेता है कि जो ताम्र संचय के सर्वाधिक भंडार है वो कहाँ से प्राप्त हुए? तो ताम्र संचय के सर्वाधिक भंडार मध्य प्रदेश के गंगेरिया नामक स्थान से प्राप्त हुए। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताम्र संचय के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर प्राप्त हुए? तो मध्य प्रदेश के गंगेरिया में। कुल कितने उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए? तो 424 उपकरण मध्य प्रदेश के गंगेरिया से प्राप्त हुए। फिर पूछ लिया जाता है कि अभी तक ताम्र संचय के कुल कितने स्थानों का पता चल चुका है? तो कुल 85 स्थान जो हैं वो प्रकाश में आ चुके हैं और इनमें से सर्वाधिक
स्थल कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। तो ये हमने जाना कि ताम्र पाषाण काल क्या है, साथ ही साथ इससे जुड़े फैक्चुअल चीज़ों को भी हमने जानने का प्रयास किया। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि ताम्र पाषाण काल जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ताम्र धन पाषाण। ताम्र का मतलब होता है तावा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो वह काल जिसमें मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तावे का उपयोग किया वह ताम्र पाषाण काल कहलाया। मनुष्य के द्वारा औजार बनाने में उपयोग में लाई गई पहली धातु तावा थी। ताम्र संचय के सर्वप्रथम साक्ष्य 1822 में उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास बिठुर नामक स्थान से प्राप्त हुए। ताम्र संचय के सर्वाधिक भंडार मध्य प्रदेश के गंगेरिया से प्राप्त हुए। यहाँ से लगभग 424 उपकरण प्राप्त हुए। साथ ही साथ ताम्र संचय के अभी तक कुल 85 स्थान प्रकाश में आ चुके हैं, जिनमें से सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में है। तो ये हमने ताम्र पाषाण काल क्या है इसकी चर्चा कर ली। अब हम जानते हैं कि ताम्र पाषाण काल की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी। ताम्र पाषाण काल की विशेषताएं जानते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो ताम्र पाषाण काल था ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। और ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी सभ्यता थी इस काल के दौरान, तो एक ग्रामीण सभ्यता थी। अब जब ग्रामीण सभ्यता होगी यानी लोग गांव में रह रहे हैं तो उस समय ज़्यादा विकास नहीं हुआ और नगरीकरण हुआ नहीं, शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मकान मिलते हैं वो मकान भी कैसे मिलते हैं? कच्चे मिलते हैं। अब ये कच्चे मकान किसके बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे घास भूस के बनाए जाएंगे। खम्भों का इस्तेमाल किया जाता था, छप्पर का इस्तेमाल किया जाता था और उस तरीके से मकान तैयार किए जाते थे। तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। इस दौरान जो मकान थे वो कच्चे थे और मकानों का निर्माण घास भूस से किया जाता था। अब तीसरे नंबर पर यहाँ पर हम पशुपालन की चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से पशुओं को लोगों के द्वारा इस काल के दौरान पाला गया। तो गाय, भेड़, बकरी, ऊंट और सूअर। तो इन जानवरों का जो पालन था या इन जानवरों को ताम्र पाषाण काल के लोग जो थे वो पालते थे। तो कौन कौन है? गाय, भेड़, बकरी, ऊंट और सूअर। अब यहाँ पर चौथे नंबर पर इनके मृद भांड या बर्तनों की चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से मृद भांडों का इस्तेमाल किया। तो चित्रित लाल काले मृद भांड कई लोग इस्तेमाल करते थे और इसकी जो साक्ष्य हैं अभी हम आगे जब पढ़ेंगे मालवा संस्कृति तो वहाँ से जो मृद भांड है उत्कृष्ट मृद भांड यहाँ से मिले हुए। तो चित्रित लाल काले मृद भांड यहाँ पर इन लोगों ने इस्तेमाल किए। अब पूजा की बात कर लेते हैं तो ये लोग बैल की पूजा करते थे यानी वृषभ पूजा, और वृषभ पूजा के साथ साथ मातृ देवी पूजा के साक्ष्य जो है वो प्राप्त होते हैं। तो वृषभ पूजा करते थे और मातृ देवी की ये लोग पूजा करते थे। फिर व्यवसाय की बात कर लेते हैं। तो व्यवसाय की अगर हम बात करें तो यहाँ से रंगाई, छपाई, कताई, बुनाई। तो ये लोग रंगाई का काम करते थे, छपाई का काम करते थे, कताई और बुनाई का काम करते थे। इस बात के जो प्रमाण हैं वो इस काल के दौरान हमें प्राप्त हुए। अब यहाँ पर अंत में हम चर्चा कर लेते हैं अंत्येष्टि क्रिया की या समाधान की। तो समाधान की अगर हम बात करें तो समाधान जो है ये दक्षिण भारत में अलग होता था और पश्चिम भारत में अलग होता था। तो दो तरीके के समाधान जो है वो देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत का समाधान अलग है और पश्चिम भारत का समाधान अलग है। अब दक्षिण भारत में जो शवों को दफनाया जाता था उनमें उनका जो सिर होता था वो ईस्ट में होता था यानी पूर्व में होता था और उनके जो पैर होते थे वो पश्चिम दिशा की ओर होते थे। ठीक है, तो सिर जो होता था वो पूर्व में होता था और पैर कौन सी दिशा में होते थे? पश्चिम दिशा में होते थे। अब यहाँ पर हम उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत के जो समाधान मिले हैं वहाँ पर अगर हम देखें
तो कुछ इस तरीके से लोगों को दफनाया जाता था। उनका सिर जो होता था वो उत्तर दिशा में होता था और जो पैर होते थे वो दक्षिण दिशा में होते थे। तो ये दो तरीके के समाधान जो हैं वो ताम्र पाषाण काल के दौरान प्राप्त हुए कि इस दौरान दक्षिण भारत में जो सिर होता था वो पूर्वी की तरफ होता था, जो पैर होते थे वो पश्चिम की तरफ होते थे। पश्चिम भारत में अगर हम देखें तो सिर उत्तर में होता था और पैर जो होते थे वो दक्षिण में होते थे। इस तरीके से दफनाया जाता था। साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो क्या ये लोग पढ़े लिखे थे? तो लेखन कला से अनभिज्ञ थे, ऐसा अनुमान लगाया गया है, क्योंकि लेखन कला के कोई भी साक्ष्य जो है वो प्राप्त नहीं हुए। तो ये हमने किसकी विशेषताओं की चर्चा कर ली? ताम्र पाषाण काल की विशेषताओं की चर्चा कर ली। तो फिर से देख लेते हैं कि ताम्र पाषाण काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस दौरान जो मकान थे वो कच्चे मकान थे, घास फूस के बनाए जाते थे। फिर पशुपालन में ये मुख्य रूप से गाय, भेड़, बकरी, सूअर और ऊँट को पालते थे। इस दौरान जो पॉटरी या मृदभांड प्राप्त हुई है वो चौक निर्मित चित्रित लाल काले मृदभांड हमें प्राप्त हुए। ये लोग बैल की और मातृ देवी की पूजा करते थे। रंगाई, छपाई, कताई, बुनाई का व्यवसाय करते थे। पढ़े लिखे नहीं थे, लेखन कला से अनभिज्ञ थे। इसके कोई भी साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। और समाधान जो था वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में अलग अलग था। दक्षिण भारत में सबों को जो सिर होते थे उनके पूर्वी की दिशा में होते थे और जो पैर होते थे वो पश्चिम की दिशा में होते थे। पश्चिम भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सब दफनाए जाते थे उनके जो सिर होते थे वो उत्तर में और जो पैर होते थे वो दक्षिण दिशा की ओर होते थे। तो ये हमने ताम्र पाषाण काल की विशेषताओं का अध्ययन किया। अब इस काल के दौरान कौन कौन सी संस्कृतियां प्रकाश में आई उसका अध्ययन करते हैं। तो इन संस्कृतियों का जो अध्ययन है वो इनके विस्तार के हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले जो ताम्र पाषाण काल था इसका विस्तार 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसका विस्तार था। उसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसका विस्तार था और पश्चिमी महाराष्ट्र में इसका विस्तार था। अब यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियाँ पाई गई और जो संस्कृतियों के नाम हैं इनके प्रमुख स्थानों के आधार पर रखे गए। जैसे जो संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिली है उसका नाम है आहार संस्कृति। क्यों? क्योंकि इस दौरान यहाँ पर जो सबसे प्रमुख स्थान होगा वो कौन सा होगा? आहार, और इसी आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया? आहार संस्कृति। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में संस्कृतियाँ हैं ये 2 संस्कृतियाँ प्रकाश में आती हैं। एक आती है कायथा संस्कृति और दूसरी है मालवा संस्कृति। ठीक है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला जो भाग था वहां पर 2 संस्कृतियां प्रकाश में आई, कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति। पश्चिमी महाराष्ट्र में जो संस्कृति थी उसका नाम है जोरवे संस्कृति। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थल है जोरवे और इसी आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? जोरवे संस्कृति। यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थल है मालवा और इसका नाम पड़ गया मालवा संस्कृति। यहाँ पर कायथा के आधार पर नाम पड़ा कायथा संस्कृति। तो यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं उनके नाम के आधार पर इन संस्कृतियों का नाम रखा गया और यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना होती है। सबसे पहले ये पूछ लेगा कि किस संस्कृति का किस भाग में विस्तार था? तो आहार संस्कृति का विस्तार था दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 संस्कृतियां प्रकाश में आई, कायथा संस्कृति और मालवा। तो कायथा और मालवा संस्कृति का विस्तार पश्चिमी मध्य प्रदेश में था। वहीं पश्चिमी महाराष्ट्र में जो संस्कृति प्रकाश में आई वो जोरवे संस्कृति थी। या जोरवे संस्कृति का विस्तार जो था वो किस में था? आपके पश्चिमी महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर इनके कालखंड पूछ लेता है, तो कालखंड देख लेते हैं। तो इसका जो कालखंड है ये है 3000 से लेकर 1500 BC। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 3000 से 1500 BC के कालखंड के दौरान कौन सी संस्कृति प्रकाश में? दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहार संस्कृति। कायथा संस्कृति का जो टाइम पीरियड है 2000 से लेके 1800 BC है। ठीक है, मालवा संस्कृति का टाइम पीरियड जो है वो
1700 से लेकर 1200 BC है और जोरवे संस्कृति का टाइम पीरियड है 1400 से 700 BC। तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। तो अहार संस्कृति 3000 से लेकर 1500 BC, कायथा संस्कृति 2000 से लेकर 1800 BC, मालवा संस्कृति 1700 से लेकर 1200 BC, जोरवे संस्कृति 1400 से लेकर 700 BC। अब कई बार इनका क्रम जमाने के लिए भी प्रश्न आ जाता है। तो सबसे पहले आपकी कौन सी आएगी? अहार, उसके बाद कायथा, फिर मालवा और उसके बाद जोरवे संस्कृति। तो ये प्रश्न जो है आपको तैयार करने और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है और यहाँ से जो प्रश्न आते हैं बहुत ही कम विद्यार्थी जो होते हैं उसका उत्तर दे पाते हैं। और आपको यहाँ से प्रश्न बनाने हैं क्योंकि ये बहुत ही सरल है और लोग इसे बहुत कठिन मानते हैं, लेकिन जब आप इसका अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत आसान लगेगी। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार संस्कृति, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कायथा और मालवा और पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। अब एक एक करके इन संस्कृतियों को उठाते हैं और इनका अध्ययन करते हैं कि किस संस्कृति की क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले बात करेंगे आहार संस्कृति की। आहार संस्कृति का जो टाइम पीरियड है वो है 3000 से लेकर 1500 BC और इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में था। तो इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में था। अब दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत जो हिस्सा आता है वो आता है बनास नदी घाटी का हिस्सा। तो इसका जो विस्तार था वो बनास नदी घाटी के क्षेत्र में था और इस आधार पर कई इतिहासकारों ने इसका एक और नाम रख दिया है और वो नाम है बनास संस्कृति। तो अगर पूछ लिया जाए कि किस संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं तो वो कौन सी संस्कृति होगी? आहार संस्कृति। तो आहार संस्कृति का टाइम पीरियड 3000 से 1500 BC, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत बनास नदी घाटी वाले हिस्से में इसका विस्तार था। इस आधार पर इसका नाम बनास संस्कृति पड़ा। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं। सबसे पहले आ जाएगा आहार, दूसरा है गेलुंड और तीसरा है बालाथल। अब आपको ये स्थल याद रखने हैं क्योंकि पूछ लिया जाएगा कि कौन सा स्थल किस संस्कृति से संबंधित है, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। उसने दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वो आहार संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो उसने दे दिया आहार, गिलुंड और बालाथल और फिर दे दिया मालवा। तो आपका आंसर क्या होगा कि मालवा जो है वो आहार संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो ये तीनों स्थल आपको याद रखने, फिर इनकी विशेषताओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आहार, दूसरा है गिलुंड और तीसरा है बालाथल। ये 3 प्रमुख स्थल थे जो कौन सी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं? आहार संस्कृति। अब सबसे पहले जान लेते हैं आहार को। तो यहां पर हमने देखा है कि इस संस्कृति का जो नाम है वो क्या है? आहार संस्कृति। तो इसका जो सबसे प्रमुख स्थल वो कौन सा है? आहार। और इसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम क्या पड़ा है? आहार संस्कृति पड़ा है। फिर यहां से तांबे के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यहाँ से तांबे के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए और इस आधार पर इसका नाम ताम्रवती पड़ा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और ये पूछ लिया जाता है कि ताम्रवती किसे कहा जाता है? तो ताम्रवती किस शहर को कहा जाता है? आहार को। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कपड़ों की रंगाई के लिए कुछ ठप्पे और छापे क्या हुए? प्राप्त हुए, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि ये लोग रंगाई और छपाई का काम करते थे और जो रंगाई छपाई उद्योग था वो काफ़ी विकसित अवस्था में था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि कपड़ों की रंगाई के ठप्पे या छाप प्राप्त हुए हैं और इस आधार पर यहाँ पर यह माना गया है कि जो छपाई और रंगाई उद्योग था वो काफ़ी विकसित अवस्था में था।
ठीक है। तो यहाँ से कपड़ों की रंगाई के लिए छाप और ठप्पे प्राप्त हुए। इस आधार पर हमने ये माना है कि यहाँ पर रंगाई और छपाई उद्योग जो था वो काफ़ी विकसित अवस्था में था। और यहाँ से केवल पत्थर के मकान प्राप्त हुए। तो ये भी इसकी एक विशेषता इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी अन्य स्थलों से हम देखेंगे तो पत्थर के साथ साथ उसमें ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ पर जो मकान मिले हैं उनमें केवल और केवल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। तो पत्थरों के मकान जो हुए वो प्राप्त हुए, ये आपको याद रखना है। तो हमने किसकी बात कर ली? आहार की। अब बात कर लेते हैं गिलोंड की। तो गिलोंड की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से पत्थर के ना के बराबर साक्ष्य प्राप्त हुई, यानी कि नगण्य साक्ष्य प्राप्त हुए, बहुत ही कम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। साथ ही साथ यहाँ से ईंटों के अधिक प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए, कि पत्थरों का कम इस्तेमाल किया गया, बजाय किसका इस्तेमाल किया गया? ईंटों का। तो इन गिलोंड के जो लोग थे उन लोगों ने ईंटों का अधिक प्रयोग किया, पत्थरों का कम प्रयोग किया है। और बाद में इस साइट की खुदाई एच.डी. संकालिया के द्वारा की गई, और उस खुदाई के दौरान यहाँ से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अग्निकुंड के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वो गिलोंड से प्राप्त हुए, और इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो एच.डी. संकालिया। तो एच.डी. संकालिया द्वारा जब उत्खनन किया गया, और इस उत्खनन के दौरान यहाँ से अग्निकुंड प्राप्त हुए, अग्निकुंड के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। तो ये हमने किसकी बात कर ली? गिलोंड की। अब बालाथल ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से पत्थर और तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये हमारी पहली संस्कृति कंप्लीट होती है। वो कौन सी है? आहार संस्कृति। अब हम दूसरी संस्कृति की ओर बढ़ने के पहले इसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि आहार संस्कृति का कालखंड 3000 BC से 1500 BC है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में था, बनास नदी घाटी में था। इस आधार पर इसका नाम बनास संस्कृति पड़ा। इस संस्कृति के 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं, आहार, गिलोंड और बालाथल। आहार इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, और इसी आधार पर इस संस्कृति का नाम आहार संस्कृति पड़ा। फिर यहाँ से पत्थरों के मकान प्राप्त हुए, केवल पत्थरों के मकान प्राप्त हुए, और यहाँ से तांबे के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए, और इस आधार पर इसका नाम ताम्रवती पड़ा। साथ ही साथ कपड़ों की रंगाई के लिए ठप्पे और छाप प्राप्त हुए। इस आधार पर हमने ये माना है कि यहाँ पर छपाई और रंगाई उद्योग काफ़ी विकसित अवस्था में था। दूसरा स्थल था गिलोंड। गिलोंड से पत्थरों के ना के बराबर साक्ष्य मिले, लेकिन ईंटों की अधिक प्रयोग के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। साथ ही साथ एच.डी. संकालिया के द्वारा जब इस स्थल का उत्खनन किया गया तो यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए, और बालाथल से पत्थर और तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये हमने आहार संस्कृति की बात कर ली। अब दूसरी संस्कृति की चर्चा करते हैं, जिसका नाम है कायथा संस्कृति। तो कायथा संस्कृति और कायथा संस्कृति के साथ साथ मालवा संस्कृति का भी अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो विस्तार था वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में था। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश। और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2 संस्कृतियाँ प्रकाश में आई। पहली है कायथा संस्कृति, और दूसरी है मालवा संस्कृति। अब कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति में से कौन सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है मालवा संस्कृति पर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब दोनों का कालखंड देख लेते हैं। तो इसका कालखंड है 2000 से 1800 BC। वही मालवा संस्कृति का कालखंड है 1700 से 1200 BC। अब कायथा जो है पहले कपित्य के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पर महान गणतज्ञ बराह मेहर का जन्म हुआ है। तो अगर पूछ लिया जाए कि बराह मेहर का जन्म स्थान कौन सा है, तो कायथा। अब कायथा के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण स्थल आते हैं। पहला है एरण, दूसरा है उज्जैनी, और तीसरा है त्रिपुरी। ठीक है।
तो एरण, एरण जो है वो सागर, उज्जैनी, उज्जैन और त्रिपुरी जबलपुर। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं। कायथा संस्कृति ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं क्योंकि इसका क्रम जो है वो बीच में आता है। तो कायथा संस्कृति का विस्तार पश्चिमी मध्य प्रदेश में था। इसका कालखंड 2000 से 1800 BC। 3 महत्वपूर्ण स्थल एरण, उज्जैनी और त्रिपुरी। कायथा का पुराना नाम कपित थे और यहाँ पर महान गणतज्ञ बराहमेर का जन्म हुआ था या बराहमेर का जन्म स्थान है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कायथा संस्कृति को प्रकाश में कौन लेके आए, तो 1664 में माकड़कर महोदय जी के द्वारा यह संस्कृति प्रकाश में आई। और इस संस्कृति की एक और ख़ास बात है, यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं वो प्राक हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता के प्रभाव वाले दिखाई देते हैं। तो इनके जो मृद भांड थे उन पे किसका प्रभाव दिखाई देता है, प्राक हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है। यह संस्कृति किसके द्वारा प्रकाश में लाई गई, तो वाकणकर महोदय जी के द्वारा प्रकाश में लाई गई। कब लाई गई, 1664 में। तो ये हमने किसकी बात कर ली, कायथा संस्कृति की। अब किस पे आ जाते हैं, मालवा संस्कृति। तो मालवा संस्कृति के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका मालवा, मालवा के बाद दूसरा आ जाएगा नावदा टोली या नौदा टोली और तीसरा है आपका नागदा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो 18 मार्च 2020 को कमलनाथ सरकार ने नागदा को नया जिला बनाने की घोषणा की है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 महीने तक इसको चुनौती दी जा सकती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी इसको रोका गया है। तो यहाँ पर मालवा, नावदा टोली और नागदा, ये 3 महत्वपूर्ण स्थल किसके अंतर्गत आते हैं, मालवा संस्कृति। और इसमें से जो सबसे प्रमुख स्थल है वो सबसे प्रमुख स्थल हमारा है मालवा, और इसी आधार पर इसका नाम जो था वो क्या पड़ा, मालवा संस्कृति। अब मालवा जो है ये जो संस्कृति है ये अपने मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा कि ये संस्कृति अपने मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। तो मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि मालवा संस्कृति की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर उत्कृष्ट या अच्छी क्वालिटी के क्या मिले थे, मृदभांड। अब कौन से मृदभांड मिले थे, तो चौक निर्मित चित्रित लाल काले मृदभांड के साक्ष्य जो है वो मालवा संस्कृति से प्राप्त हुए। तो चित्रित लाल काले मृदभांड हमें कहाँ से प्राप्त हुए, मालवा से। एक और महत्वपूर्ण चीज़, यहीं से वृषभ पूजा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वृषभ पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मालवा से मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ से अगर हम देखें तो तकलियों के साक्ष्य मिले, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग कताई और बुनाई के कार्य में दक्ष थे। तो ये हमने किसकी चर्चा कर ली, ये हमने मालवा स्थल की चर्चा कर ली कि जो मालवा संस्कृति के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो है मालवा, और इसी आधार पर इस संस्कृति का नाम मालवा संस्कृति पड़ा। यह संस्कृति मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। यहाँ से चित्रित लाल काले मृद भांड प्राप्त हुए, साथ ही साथ वृषभ पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और यहाँ के जो लोग थे वो तकलियों के साक्ष्य मिले हैं, जिस आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ के लोग कताई बुनाई में क्या थे, दक्ष थे। अब नौदा टोली की अगर हम बात करें तो नौदा टोली जो है ये सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सबसे विस्तृत ताम्र पाषाण कालीन ग्रामीण स्थल, ये आपको याद रखना है, ताम्र पाषाण कालीन ग्रामीण स्थल कि सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल
ताम्र पाषाण काल के दौरान कौन सा था, तो वो था नावदा टोली। और यहाँ से अनाज के ढेर और कई किस्में प्राप्त हुई। या यहाँ से दूसरे तरीके से प्रश्न पूछ लेता है कि मालवा संस्कृति के अंतर्गत सर्वाधिक फसलें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो सर्वाधिक फसलें नवदा टोली से प्राप्त हुई है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नागदा में ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, आपको खाली नाम याद रखना है। तो सबसे विस्तृत ताम्र पाषाणकालीन ग्रामीण स्थल नवदा टोली, यहाँ से अनाजों के ढेर, अनाजों की कई किस्में प्राप्त हुई या सर्वाधिक फसलें कहाँ से प्राप्त हुई, नावदा टोली से। तो हमने अभी आहार संस्कृति की चर्चा कर ली। उसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2 संस्कृतियां जो थी वो प्रकाश में आई, कायथा और कायथा के बाद मालवा। इनमें आपको ज़्यादा जो ध्यान देना है वो मालवा में, मालवा पे और नावदा टोली, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं। अब चलते हैं अंतिम संस्कृति की ओर, जोरवे संस्कृति। अब जोरवे संस्कृति का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 1400 से लेकर 700 BC। तो सबसे बाद में जो संस्कृति ताम्र पाषाण काल के दौरान प्रकाश में आई वो कौन सी थी, जोरवे संस्कृति। अब इसका विस्तार था पश्चिमी महाराष्ट्र में, और पश्चिमी महाराष्ट्र के अंतर्गत 2 जिले आते हैं जहाँ पर इस संस्कृति का विस्तार मिला है। सबसे पहले आता है आपका अहमदनगर, और अहमदनगर के बाद आता है पुणे, ठीक है। तो अहमदनगर के अंतर्गत 3 स्थल हैं। जो पहला स्थल है उसका नाम है जोरवे, दूसरा है दैमाबाद और तीसरा है नेवासा, ठीक है। तो जोरवे, दैमाबाद और नेवासा। पुणे के अंतर्गत 2 स्थान आते हैं, एक है इनाम गांव और दूसरा है सोनगांव। ये आपको याद रखिए। तो पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जोरवे संस्कृति से संबंधित है या नहीं है, तो आपको ये 5 स्थल जो है याद रखने। जोरवे, दैमाबाद और नेवासा ये अहमदनगर के अंतर्गत आते हैं, पुणे के अंतर्गत इनाम गांव और सोनगांव। अब जोरवे संस्कृति जो थी इसका विस्तार पश्चिमी महाराष्ट्र में गोदावरी और उसकी सहायक नदी थी प्रवरा नदी, और प्रवरा नदी घाटी के अंतर्गत इसका विस्तार था। तो अगर इसकी नदी घाटी पूछ ली जाए तो कौन कौन सी आ जाएगी, गोदावरी और प्रवरा नदी घाटी के अंतर्गत इसका विस्तार पाया गया पश्चिम महाराष्ट्र में। अब इसकी जो विशेषता थी वो हम जान लेते हैं, फिर हम स्थलों की विशेषता जानेंगे कि किस स्थल से कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर जो जोरवे संस्कृति है यहाँ से पूर्ण समाधान और कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब ये जानते हैं कि पूर्ण समाधान और कलश समाधान क्या है। तो पूर्ण समाधान की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो बच्चे होते थे बड़ी संख्या में बच्चों के शवों के साथ कलश रखा जाता था, और इस आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया, कलश समाधान। तो बच्चों को जब दफनाया जाता था उनके साथ कलश साथ में रखा जाता था, इस आधार पर इसको हमने क्या कहा, कलश समाधान। पूर्ण समाधान अगर देखें तो मृतकों को जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो मृतकों के साथ उनकी आवश्यक वस्तुएं रखी जाती थी। तो जब मृतकों के साथ उनकी आवश्यक वस्तुएं रखी जाती हैं तो उसे क्या बोला जाता है, पूर्ण समाधान। ऊपर नीचे हो गया, आप इसे लिख लेना, इस तरीके से बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो कलश समाधान, बच्चों के शवों के साथ कलश रखे जाते थे। पूर्ण समाधान, तो मृतकों के साथ उनकी आवश्यक वस्तुएं रखी जाती थी। अब एक और चीज़ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो पूछ ली जाती है कि दफनाने का जो तरीका था वो कैसा था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सिर है वो कौन सी दिशा में, नॉर्थ में यानी कि उत्तर दिशा में। जो पैर हैं वो कौन सी दिशा में, दक्षिण या साउथ के डायरेक्शन में। और यही वर्तमान में दफनाने का सिस्टम भी है। तो ये अगर हम देखें कि उत्तर की तरफ सिर और दक्षिण की तरफ पैर, ये
किस संस्कृति की विशेषता है? तो ये जोरवे संस्कृति की विशेषता थी। अब यहाँ से हम एक एक स्थल की बात कर लेते हैं जल्दी से, फिर इसे समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दैमाबाद। तो दैमाबाद की अगर हम बात करें तो दैमाबाद एक ऐसा स्थल है, अभी हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके अंतर्गत जब हम देखेंगे तो उसकी जो सबसे दक्षिणतम स्थल है वो कौन सा है? दैमाबाद। तो सबसे पहले यहाँ पर दैमाबाद की चर्चा करते हैं। तो दैमाबाद अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है, और यहाँ से कांसे का रथ प्राप्त हुआ था। तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे तो दैमाबाद से क्या मिला था? कांसे का रथ मिला था। और ताम्र पाषाण काल के दौरान, ताम्र पाषाण काल के दौरान यहाँ से तांबे का रथ मिला है। तो दैमाबाद एक महत्वपूर्ण स्थल इसलिए क्योंकि इसकी जो जानकारी है वो ताम्रपाषाण काल के दौरान भी मिलती है और सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पहले इन्होंने तांबे का इस्तेमाल किया और कांसे का भी इस्तेमाल किया। तो तांबे और कांसे के धातुओं का जो इस्तेमाल है वो कौन सा स्थल है, कहाँ पर किया गया? दैमाबाद में। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ से हाथी, गेंडा और गणेश पूजा के साक्ष्य मिले। और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। पूछा जा चुका है कि गणेश पूजा के साक्ष्य किस स्थान से मिले? तो दैमाबाद से। हाथी और गेंडा के साक्ष्य कहाँ से मिले? दैमाबाद से। फिर पूछ लेता है सबसे बड़ा ताम्र पाषाण कालीन स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा ताम्र पाषाण कालीन स्थल कौन सा है? दैमाबाद। और वहीं पर हमने देखा था कि सबसे बड़ा ताम्र पाषाण काल का ग्रामीण स्थल तो वो आपका है नवदा टोली। तो ग्रामीण स्थल में नवदा टोली, और अगर पूर्ण रूप से पूछे कि सबसे बड़ा स्थल तो क्या आ जाएगा आपका? दैमाबाद। तो दैमाबाद से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के भी साक्ष्य मिले। कांसे का रथ मिला है, ताम्र पाषाण काल के दौरान तांबे का रथ मिला है, हाथी, गेंडा और गणेश पूजा के साक्ष्य मिले। साथ ही साथ ये सबसे बड़ा ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। अब दूसरे स्थल हम देख लेते हैं नेवासा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नेवासा से पटसन और कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ से रेशम उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, जो आपको याद रखना है। तो रेशम उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से मिले? नेवासा से। एक और महत्वपूर्ण चीज़, यहाँ से टोंटीदार बर्तन प्राप्त हुए। तो नेवासा से रेशम, पटसन और कपास के साक्ष्य मिले। साथ ही साथ यहाँ जो मृदभांड मिले हैं वो टोंटीदार मृदभांड मिले। नेवासा के बाद आ जाते हैं इनाम गांव। तो इनाम गांव जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ताम्र पाषाण कालीन काल के दौरान कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से मिले हैं? इनाम गांव से। साथ ही साथ यहाँ से वर्ग विभाजन के साक्ष्य भी मिले। वर्ग विभाजन के साक्ष्य कैसे? कि जो शासक होता था वो उसका मकान केंद्र में होता था, जो शिल्पकार होते थे वो पश्चिम की तरफ रहते थे, प्राचीर के किनारे जो थे वो लोग रहते थे। तो यहाँ से वर्ग विभाजन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ग विभाजन के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो वो हमें मिले हैं नेवासा से। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको याद रखनी है कि किलेबंदी के साक्ष्य, तो बस्ती की किलेबंदी के साक्ष्य कहाँ से मिले? इनाम गांव से। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, वर्ग विभाजन के साक्ष्य और बस्ती के चारों तरफ
किलेबंदी की जाती थी, यानी घेराव किया जाता था, सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी। तो बस्ती की किलेबंदी के जो साक्ष्य वो हमें कहाँ से मिले हैं? इनाम गांव से। वर्ग विभाजन, जो राजा होता था वो केंद्र में, शिल्पकार पश्चिम में, प्राचीर के पास शेष लोग रहा करते थे। और किलेबंदी के साक्ष्य में कहाँ से मिले? इनाम गांव से। तो ये हमने किसकी चर्चा कर ली? ताम्र पाषाण काल की। आप अच्छे से इसका अध्ययन करें। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।